लेक्चर में हम कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स जस्ट लुक ऑन द टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन बेसिकली होती क्या है। इसके बाद हम इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन हम ये देखेंगे कि एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या बेसिक पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, यानी इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं। इसके बाद हम एक कॉन्ट्रैक्ट में या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ कंसिडरेशन की इम्पोर्टेंस देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो सबसे पहले है कंसिडरेशन की द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ये है कि कंसिडरेशन इज समथिंग दैट हैज सम काइंड ऑफ वैल्यू इन द आइज ऑफ एन इंडिविजुअल। सो अगर इसको हम देखें तो इट इज़ समथिंग कि जो कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग इंडिविजुअल्स हैं उनकी नज़र में जिस भी चीज़ की इंपॉर्टेंस होगी, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन ईच अदर, वो उनकी कंसिडरेशन होगी। अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ इसको डिफाइन करें तो हम ये देखते हैं, when at the desire of promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence of promise is called consideration for a promise. So यहाँ पर बेसिकली हम ये देखते हैं कि कंसिडरेशन, सबसे पहले हमने ये देखा कि कंसिडरेशन कैन बी पास्ट ऑल्सो। सबसे पहला पॉइंट बेसिकली ये है कि कंसिडरेशन जो है वो किसकी डिज़ायर पे मूव हो रही है। कंसिडरेशन मूव हो रही है एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। उसके बाद जो प्रोमिसी है वो कोई काम पास्ट में भी कर सकता है, वो कोई काम प्रेजेंट में भी कर रहा होता है, और वो कोई काम फ्यूचर के लिए प्रॉमिस भी कर सकता है करने या उस काम से रुकने के लिए। तो वो जो स्पेसिफिक काम करने और रुकने के लिए प्रॉमिस कर रहा है, या वो ऑलरेडी कर चुका है, या वो कर रहा है एट द प्रेजेंट, तो वो जो काम कर रहा है या उस काम से रुक रहा है वो स्पेसिफिक एब्स्टिनेंस या फिर एक्ट जो है वो उसकी कंसिडरेशन है। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि Mr. X sells his car to Mr. Y for 2 lakh rupees. Mr. Y accepts the offer and agrees to pay him the amount. The sum of 2 lakh will be valid consideration making this agreement a contract. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो मूव करते हैं कंसिडरेशन। मिस्टर एक्स इज हु? प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर जो है वो कहता है कि आई वांट टू सेल अ कार एंड फॉर टू मिस्टर वाई फॉर 2 लाख रुपीज़। तो मिस्टर वाई जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और वो गाड़ी ले लेता है। गाड़ी जो है यहाँ पर मिस्टर वाई के लिए एक कंसिडरेशन है बिकॉज ही वांट्स टू टेक द कार, और जो मिस्टर एक्स है उनके लिए वो 2 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन अमाउंट है फॉर द प्रॉमिसर, क्योंकि वो कोई चीज़ देकर वो 2 लाख रुपीज़ ले रहे हैं। तो हमने ऊपर भी पॉइंट ये पढ़ लिए हैं, बट हम यहाँ ये देखते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो एक एक्ट भी हो सकता है, एक एब्स्टिनेंस भी हो सकती है, या फिर उस एक्ट और उस एब्स्टिनेंस का एक प्रॉमिस भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो हम कंसिडरेशन में देखते हैं वो ये है कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी या कोई और पर्सन भी दे सकता है। कंसिडरेशन कैन बी फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब जो यहाँ पर ये पॉइंट दिया जा रहा है कि बेसिकली मूव तो प्रोमिसर ही करता है उसको, कंसिडरेशन को, बट जो वो एक्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही कर रहा में, वो कोई और पर्सन भी वो एक्ट परफॉर्म करके प्रोमिसर की वो जो कंसिडरेशन है उसको कंप्लीट कर सकता है, उसको फुलफिल कर सकता है। यहाँ पर थ्रू एन एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है वो अपनी गाड़ी बेच रहा है मिस्टर वाई को फॉर 2 लाख रुपीज़। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो मिस्टर एक्स की कंसिडरेशन यानी 2 लाख रुपीज़ हैं वो मिस्टर वाई ही पे करें, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर वाई का कोई फैमिली मेम्बर और रिलेटिव भी वो कंसिडरेशन पूरी कर सकता है मिस्टर एक्स के लिए, और मिस्टर एक्स को वो कार मिस्टर वाई को देनी होगी, इर्रेस्पेक्टिव कि वो 2 लाख रुपीज़ मिस्टर वाई ने डायरेक्टली खुद अपने पैसे उसने दिए हैं या फिर उसके किसी रिलेटिव ने या किसी थर्ड पर्सन ने दिए हैं। तो यहाँ पर कंसिडरेशन जो है वो फुलफिल की जा सकती है बाय एनी पर्सन, ईदर ही इज़ अ प्रोमिसी और नॉट। और कंसिडरेशन जो है वो जो मूव की जाएगी यानी जो स्टार्ट होगी वो एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर होगी। और यहाँ लास्ट पॉइंट जो हम कंसिडरेशन की डेफिनेशन से निकालते हैं वो ये है कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है,
प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। यहीं से हमारी कंसिडरेशन की टाइप्स भी निकल आती हैं कि कंसिडरेशन हैव्स 3 टाइप्स, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। तो सबसे पहले पास्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं। एज द कंसिडरेशन जो फुलफिलमेंट होती है वो प्रोमिसी की तरफ से होती है, तो हम यहाँ पर प्रोमिसी ऑलरेडी कोई एक्ट या एब्सटिनेंस कर चुका होगा। यहाँ पर वो जो भी प्रोमिसर की तरफ से कोई जो प्रोमिसर को फुलफिलमेंट ऑफ कंसिडरेशन होगी वो ऑलरेडी हो चुकी है बाय द प्रोमिसी। इसको अगर एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। मिस्टर अकरम ने अगर एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड की है मिस्टर बिलाल को इन जून, मिस्टर बिलाल और मिस्टर अकरम के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 मंथ इन जुलाई होता है कि मिस्टर बिलाल जो है वो 1000 रुपीज़ देंगे उस सर्विस की पेमेंट टू मिस्टर अकरम। तो यहाँ पर मिस्टर अकरम ऑलरेडी अपनी कंसिडरेशन फुलफिल मिस्टर अकरम जो है वो मिस्टर बिलाल की कंसिडरेशन ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। वो उनको सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी 1 मंथ पहले प्रोवाइड कर चुके हैं। विद इन द पास्ट टाइम पीरियड वो उनको अपनी कंसिडरेशन फुलफिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो एक कंसिडरेशन फुलफिल होने के बाद जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर प्रोमिसर फिर कुछ एग्री करता है कि I'll give you a specific amount of money or any other thing in response to or in answer to any particular service or particular thing you have done for me in the past। तो वहाँ पर वो चीज़ past consideration हो जाती है। इसके बाद moving forward to the next type, present consideration। present consideration को executed consideration भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि at the present फॉरन ही एट द स्पॉट क्या हो रहा होता है कि प्रोमिसर मूव कर रहा है कोई कंसिडरेशन, वहाँ से प्रोमिसर उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है, उसको फुलफिल भी कर रहा है, और प्रोमिसर जो है वो आगे से उसके रिस्पॉन्स में प्रोमिसी की भी कंसिडरेशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर एग्जांपल इसकी है, You buy fruits from a vendor and immediately pay him service. The payment is taken as executed or present consideration. यहाँ पर क्या हुआ कि हमने फ्रूट्स खरीदे हैं और फ़ौरन ही हमने उसकी पेमेंट भी कर दी है। तो यहाँ पर प्रोमिसी का जो फ़ौरन ही पेमेंट कर दी गई है उसके किसी एक्ट या एब्सटिनेंस की, यानी उसका एक्ट क्या था कि वो हमें फ्रूट्स दे रहा है, तो वो जो फ्रूट्स देने का एक्ट है उसके फ़ौरन बाद उसको पेमेंट कर दी गई है, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन होगी। लास्ट और थर्ड टाइप ऑफ कंसिडरेशन है वो है फ्यूचर कंसिडरेशन। इसको एग्जीक्यूटिव कंसिडरेशन भी कहा जाता है। फ्यूचर कंसिडरेशन एक ऐसी कंसिडरेशन है जिसमें बोथ प्रोमिसी और प्रोमिसर एक ऐसे काम का प्रॉमिस करते हैं जो अभी वो फ्यूचर में करेंगे। They both have not done that particular thing for each other in that in the promise they have agreed to। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है, बन चुका है बिटवीन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, बट द थिंग इज़ कि जो भी परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उन्होंने एक डिसाइड की हुई है स्पेसिफिक डेट इन द फ्यूचर जब वो उस स्पेसिफिक प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यू परचेज अ कार फ्रॉम अ शोरूम which will be delivered next week. You agreed to pay the seller when the car arrives. This implies that there is a contract between you and seller with a future consideration. तो यहाँ पर ये चीज़ है कि एक पर्सन है, उन्होंने एक गाड़ी खरीदी है एक शोरूम से, शोरूम ने कहा है कि वो 1 वीक में उनको गाड़ी डिलीवर करेंगे। तो जो पर्सन जो कार ख़रीदने वाला है, द बायर ऑफ द कार, वो ये कहता है कि जब डिलीवर हो जाएगी कार मैं तभी पेमेंट करूँगा। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्रॉमिस एग्जिस्ट कर रहा है, बट दोनों ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं की है। ना तो बायर ने पैसे दे दिए सेलर को और ना ही सेलर ने अपनी गुड्स प्रोवाइड की हैं। तो ये एक फ्यूचर कंसिडरेशन की एग्जाम्पल है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, हम ये देखेंगे कि एक एसेंशियल को वैलिड होने, एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या एसेंशियल्स चाहिए। तो सबसे पहला एसेंशियल तो यही है कि इट इज़ मूव्ड एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर, और कभी भी प्रोमिसी जो है वो मूव नहीं करेगा विदाउट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसी की कोई कंसिडरेशन नहीं होती। तो जो प्रोमिसर की कंसिडरेशन है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो कंसिडरेशन है उसकी फुलफिलमेंट कौन करेगा। तो फुलफिलमेंट हम बाय कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ एनीथिंग स्पेसिफिक इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये कहता है कि कंसिडरेशन की फुलफिलमेंट जो है वो प्रोमिसी भी कर सकता है
या कोई और पर्सन भी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई उन्होंने ऑब्लिगेटरी नहीं किया कि प्रॉमिसी को कि वही वो काम वही कंसिडरेशन की फुलफिलमेंट करेगा टुवर्ड्स द प्रॉमिसर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन को लॉफुल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ के बाद कैसी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि है ही इलीगल। फॉर एग्जांपल ड्रग्स आर इलीगल इन पाकिस्तान। सो अगर कोई दो पर्सन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिटवीन ईच अदर दैट दे विल बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो कंसिडरेशन जो है वो इलीगल हो जाएगी बिकॉज ड्रग्स आर इलीगल ऑलरेडी बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान। सो ये कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं रहेगी, तो वो वैलिड कंसिडरेशन भी नहीं रहेगी। इसके बाद ये है कि कंसिडरेशन जो है वो रियल होनी चाहिए और पॉसिबल होनी चाहिए। कोई ऐसा काम की कंसिडरेशन नहीं आप कह सकते जो कि इम्पॉसिबल टू डू बाय अ प्रूडेंट पर्सन है। तो फॉर एग्जांपल इफ समबडी से दैट मैं आपको 20 लाख रुपीस दूंगा इफ यू ब्रिंग अस हेल स्टॉर्म इन अ स्पेसिफिक एरिया, तो हेल स्टॉर्म का किसी पर्सन के लिए लाना इज इम्पॉसिबल, इट्स अ गॉड्स एक्ट। तो ये एक इम्पॉसिबल कंसिडरेशन है, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर वो ये बात करना चाहते हैं कि कंसिडरेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन के हिसाब से वो पॉसिबल भी हो और वो कर सकता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ कि वो चीज़ हो ही ना सकती हो और वो जो पर्सन है वो उसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो वो वैलिड कंसिडरेशन कंसीडर नहीं होगी। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या कंसिडरेशन की इम्पोर्टेंस क्या है विद इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में देखें तो विदाउट एनी कंसिडरेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। बिकॉज अगर हम एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट दैट पर्टिकुलर एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। तो क्योंकि एक एसेंशियल है बिटवीन दैट पर्टिकुलर कंसिडरेशन इन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक कंसिडरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पार्ट विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर वो कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लैरिफाइज एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यानी कि कोई एसेंशियल जब एग्जिस्ट नहीं करता विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई एक एसेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं करता विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए एसेंशियल ज़रूरी है उनमें से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है वो वॉइड हो जाता है। तो ये क्योंकि कंसिडरेशन भी एक एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट क्रिएट an obligation on both parties to fulfill their promises. If it is not present, the burden on the parties may not be enough to ensure the completion of the contract. यहाँ एक और पॉइंट भी है कंसिडरेशन का एक एसेंशियल होने के अलावा भी कंसिडरेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ से भी साबित होती है कि कंसिडरेशन इन समथिंग दैट जो कि उस चीज़ में एक वैल्यू उस एक कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू ऐड करती है, हर पर्सन के लिए एक ऑब्लिगेशन ऐड करती है। एक ऐसी चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो कि दोनों पर्सन के लिए कोई वैल्यू रखती है। तो यहाँ पर जब एक पर्सन के लिए कोई चीज़ वैल्यू रखती है और उसके इर्द गिर्द एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उसके ऊपर उसकी कंप्लीशन का एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा, उसको वो ऑब्लिगेशन लगेगी। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के फिर फुलफिलमेंट की इंश्योरिटी एक तरीके से आ जाती है जब कोई चीज़ ऐसी एक कॉन्ट्रैक्ट में होती है जो कि किसी पर्सन के लिए वैल्यूएबल होती है। लास्ट पॉइंट ये है कि क्या एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरेशन बिकॉज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है अगर कंसिडरेशन नहीं हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं और उसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसेंशियल है वो कंसिडरेशन भी है। तो विदाउट एनी कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। Thank you for watching. Like, subscribe and share.